तमाम क़ारीन इकराम को अस्सलामु अलैकुम। I'm your host Ismail Negari. Today we are going to discuss कि पाकिस्तान कैसे बना था, कि पाकिस्तान का वजूद कैसे मुमकिन में आया। ये 14 अगस्त 1947 और उसके गिरदोपेश में पेश आने वाले कुछ वाक़यात की एक झलक है, जिसका बर्ड आई व्यू करके आपकी समातों की नज़र पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे बना। उस ट्रेन की 9 बोगियां थीं, तकरीबन 1000 मुसाफिर सवार थे। जब गाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी तो सिर्फ 8 मुसाफिर जिंदा थे, वो भी बुरी तरह जख्मी थे। पूरी ट्रेन जैसे खून में नहाकर आई थी। लंदन डेली मेल के नुमाइंदे का एक आंखों देखा हाल भी इसमें शामिल किए चलते हैं कि आग और खून का ये खेल सारे हिंदुस्तान में जारी था। लाखों लोगों को हिजरत करना पड़ी। सिर्फ दिल्ली और लाहौर के रास्ते ट्रेनों पर 54 से ज़ायद हमले हुए। सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से हिजरत करके पाकिस्तान दाखिल हुए। लुधियाना और अमृतसर के दरमियान सिखों के मुसल्लह जत्थे ट्रेनों को रोक कर जुल्म की तारीख रकम करते रहे। एक ऐसी ही स्पेशल ट्रेन महकमा दिफा का अमला और उनके अहल वयाल को लेकर पाकिस्तान आ रही थी कि उसे भी लूट लिया गया। न जाने कितनी औरतों को अगवा किया गया। जब खून का दरिया अबूर करके ये ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो उसमें 459 लाशें मिली। कभी पटियाला में ट्रेन रोककर जब मुसलमान बच्चे करबानों पर उछाले जा रहे थे, तब भी हिफाजती अमला एक तरफ खड़ा होकर कत्लेआम का तमाशा देख रहा था। बेशुमार लाशें करीबी नहर में फेंकी गईं। तकरीबन खाली ट्रेन ही पाकिस्तान पहुंची। हिंदुस्तान की वहशत और बर्बरियत का अंदाज़ा लगाइए कि जब मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला जारी था और क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद आई तो एक मालगाड़ी लाहौर स्टेशन पर आकर रुकी, जिसकी एक बोगी में बच्चों के सर और औरतों की कटी हुई छातियों का ढेर लगा हुआ था और बाहर बोगी पर लिखा था, पाकिस्तान के लिए ईद का तोहफा। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में हर गली नुक्कड़ में बुराई के अड्डे कायम हैं। रिश्वत, झूठ, बददियानती, जुल्म, जबर, बर्बरियत, नाइंसाफी, करप्शन, हर शख्स अपने इस्तिफाद के मुताबिक कर रहा है। और फिर अगर हम ये कहें कि हमारे हुक्मरान गलत है, तो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है कि जैसे कौम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। बजाय हम औरों को गलत कहने के, उन पर क्रिटिसाइज करने के, हम अपने आप को क्यों ना बदलें, हम इस्लाह खुद से क्यों ना शुरू करें और फिर देखते हैं कि इनकलाब कैसे नहीं आते। जैसे अजीम कौमें अपने मुल्कों और अपने लोगों के लिए करती हैं। जिस अजीम मकसद के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, जिस अजीम मकसद के लिए गर्दनें कटी, जिस अजीम मकसद के लिए हामला औरतों के पेट काटे गए, जिस मकसद के लिए औरतों के अज़ा को तन से जुदा किया गया, जिस मकसद के हसूल के लिए घर बार इज्जत आबरू शान और शौकत छोड़कर हमारे इस्लाफ यहाँ पर आए, कोई तो वजह होगी। क्या ऐसे ही लाखों अफराद ने दरियाओं को अपने अजीम लाशों से भर दिया था? चंद साल पहले एक मौलाना का बयान सुनने में आया, जिसमें वो अपनी आप बीती, अपनी रुदात बयान कर रहे थे कि जिस दरिया से मुसलमान गुजर रहे थे, उस दरिया से मुतल्लिक एक बूढ़े ने बतलाया कि सिखों की फौज उसके पीछे थी और वो खौफ में मुब्तला और अपनी जान के डर से आगे बढ़ता रहा, लेकिन आगे दरिया आ गया। वो घबराया, लेकिन ईमानी गैरत और अल्लाह पर तवक्कुल की वजह से वो कहता है कि मैंने दरिया को अबूर करने का फैसला किया। अल्लाह का नाम लिया और दरिया पर पाँव रख दिया। वो कहते हैं कि शुरू से आखिर तक दरिया में लाशें ही लाशें थीं। वल्लाह, वो कहते हैं कि मैंने लाशों पर सर रखते हुए दरिया को अबूर किया। हम तमाम मुसलमानान पाकिस्तान, हमें दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरसे में मिला है। कुर्बानियाँ हमारे इस्लाफ ने दी हैं और हम इस अजीम दिन यानी 14 अगस्त को बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के सड़कों चौराहों पर भंगड़े डालकर क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं? हम अपने मिशन को पहचानें, अपने मकसद को पहचानें और इस मुमलकत खुदादाद की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करें। हमने देखा कि ग्रीक, जिसे हम यूनान कहते हैं, जब वो डेवलप हुआ तो उन्होंने अपनी सारी आबादी को 2 ग्रोहों में तकसीम किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप का नाम रखा इडियट्स और दूसरे का नाम रखा सिटीजन, शहरी यानी कि। तो इडियट्स वो थे जो ये कहते थे सानू तनख्वाह मिल रही है, सानू किसी नल की, और वो अपना रोल प्ले नहीं करते थे। सुबह काम पे गए, शाम को घर। जैसे वो किसी ने कहा था
کہ یہ پوچھے احباب کے کیا کار نمایاں کر گئے، MBA کیا، ڈگری نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے؟ نو، وہ ایڈیٹس تھے۔ دوسری کیٹیگری انہوں نے بنائی سٹیزن، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے گرد و نواح میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھتے تھے، جغرافیکلی اور انٹرنیشنل افیئرس پر نظر رکھتے تھے، اور ان سے اپنے ملک کو کیا کیا فوائد پہنچائے جا سکتے ہیں ان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اور آج دیکھیے کس طرح سے ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کاوشیں رنگ لائیں اور وہ ڈیولپ کنٹریز بن گئے۔ ہم بھی عہد کریں ایک اس چھوٹے سے وعدے کے ساتھ کہ بجائے اس 14 اگست کو وہ توتیاں باجے لے کے پاں پاں کرنے کی بجائے ایک پودا لگا کر چھاں کریں، جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، چرند پرند کو رزق دے گا، مخلوق خدا کو سایہ دے گا، اور آنے والے اس بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور پاکستان کی آب و ہوا کو خوشگوار بنائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کا، اور ملک کے لیے ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ اسماعیل نگاری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔